डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 260 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 में दिए है कि एक सॉइल है, उसका वाटर कंटेंट 40% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 है। ये करेक्शन करना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन में 2.270 दिया हुआ है, वॉइड रेशियो 1.35 है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है SE इज इक्वल टू WG। एस हमें निकालना है, ई दिया हुआ है, डब्ल्यू है 0.4 है और जी 2.7 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 80% आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 242 में दिया है कि एक मॉइस्ट सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब, वेट है 108 ग्राम, ड्राइड वेट है 86.4 ग्राम, एब्सोल्यूट डेंसिटी इसकी है 2.52। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? तो जी हमें दिया हुआ है, सॉइल जो है उसका वेट और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम उसकी बल्क डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं 108/60, तो ये आ जाएगा 1.8। ड्राई वेट दिया हुआ है और जो सॉइल थी उसका इनिशियल जो वेट था वो दिया हुआ है, तो हम W निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस होगा, वो है जो वाटर था वो इवोपरेट हो गया, तो इनका डिफरेंस हमें मिल जाएगा मास ऑफ वाटर 108 माइनस 86.4 डिवाइडेड बाई जो सॉइल सॉलिड्स का मास है MW/MS। तो MS की जगह हो जाएगा ड्राइड वाला जो मास है 86.4, तो ये पुट करेंगे वैल्यू तो आ जाएगा 0.25। रो इक्वल होता है G/W, ये है सॉलिड्स का मास, प्लस SE इंटू रो डब्ल्यू, ये वर्ड्स में जो वाटर है उसका वॉल्यूम है, और रो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने मास ऑफ वाटर लिखा है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। SE को हम रिप्लेस कर सकते हैं WG से, तो 0W अंदर आ गया 1 प्लस W डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें ई के अलावा बाकी सारी चीज़ें पता हैं, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करके हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे जो आ जाएगा 0.75। क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे S इज इक्वल टू WG, तो यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा 84%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 243 में दिया है कि एक मॉइस्ट सॉइल सैंपल है जिसका वेट 108 ग्राम है, वॉल्यूम 60 cc है, वाटर कंटेंट 25% है, जी 2.52 है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा? तो सेम जो पिछला क्वेश्चन था वही है, यही फॉर्मूला रहेगा सेम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ई निकाल लेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 244 में दिया है कि 243 का जो क्वेश्चन था उसका डेटा है, उसको यूज़ करते हुए डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। तो अगर आपने वॉइड रेशियो निकालनी है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो काफ़ी सिंपल है, SE इज इक्वल होता है WG के, S इंटू 0.75 इंटू वाटर कंटेंट 0.25 इंटू 2.52 स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इससे S आ जाएगा 84%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 245 में पूछा है कि जो सॉइल सैंपल है जो क्वेश्चन 243 में दिया है उसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी? तो रो इक्वल हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 60, तो 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 246 में दिया है कि कोई कोहेशन लेस सॉइल है, वो क्विक कंडीशन अगर उसमें अकर हो रही है तो कौन सी स्ट्रेंथ लूज करता है? कोहेशन लेस सॉइल है तो सी तो जीरो हो गया, और सी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है सिग्मा डैश 10 फाई। क्विक सैंड की कंडीशन बनती है उसमें सिग्मा डैश जीरो हो जाता है, क्योंकि डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वेट के कारण उसको कंपनसेट कर देता है जो सीपेज फ्लो के कारण अपवर्ड जो प्रेशर लग रहा है, तो ये कैंसिल आउट होकर सिग्मा डैश जीरो हो जाता है। सी पहले से कोहेशन लेस सॉइल है तो जीरो है, तो एस है वही तो जीरो हो जाएगा, ये फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है। और क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, कोई भी वेट यहाँ पे आप रखोगे, कुछ रखोगे, वो अंदर सिंक होता जाएगा, मतलब कोई भी नीचे से रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स बेरिंग कैपेसिटी जीरो हो चुकी है अब सॉइल की, तो शियर स्ट्रेंथ भी जीरो होती है, बेरिंग कैपेसिटी भी जीरो होती है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 247 में दिया है कि जी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है सैंड पार्टिकल्स की, ई पोरोसिटी है, तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा? तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट है जिस पर कि क्विक सैंड कंडीशन अकर होती है, और इसका फॉर्मूला होता है G-1/1 + E। फॉर्मूले में एक हिंट है याद रखने के लिए
कि मोस्टली जी की वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होती है, ई की वैल्यू काफ़ी बार होता है कि 1 से छोटी होती है। तो जो 1 से बड़ी वैल्यू है उसमें से -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, थोड़ा-सा आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 248 में दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर क्या होगा, डेप्थ Z है और पॉइंट है वो डायरेक्टली पॉइंट लोड वाले पॉइंट के नीचे लोकेटेड है एक्सेस ऑफ लोडिंग पे। तो क्या होता है, ये सोइल सरफेस पे कोई लोड हमने यहाँ पर लगाया है और हमें निकालना होता है नीचे किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे कोई हमारे पास पॉइंट है, वहाँ पर इस लोड के कारण कितना वर्टिकल स्ट्रेस आएगा। तो ये बूसीनेस की इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा जेड इक्वल होता है आई बी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर के। अब पॉइंट जो लोकेटेड है वो इस तरीके से है कि ये तो ग्राउंड सरफेस वाला प्लेन है, इससे नीचे हमने ये एक्सेस ऑफ लोडिंग बनाई, इससे ये यहाँ पर पी पॉइंट लोकेटेड है, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे, और पी पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस एक्स है और ये वाली डिस्टेंस है ये वाई है। इस तरीके से होता है, जैसे प्लेन में ये है, ये एक्सेस ऑफ लोडिंग थी, इसको मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ और ये यहाँ पर पॉइंट है पी। तो अब क्या होता है, ये डिस्टेंस तो आर होती है, ये एक्स हो गई और ये वाली डिस्टेंस वाई हो गई। ये 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सेम यहाँ पे जो हो रहा है वो ये है यहाँ पर। तो पॉइंट जिस पे लोड पूछा है वो एक्सेस ऑफ लोडिंग पे ही है, तो आर की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो गई कि एक्सेस ऑफ लोडिंग 0 डिस्टेंस पर ही है। अब ये होता है फॉर्मूला, जेड यहाँ पर डेप्थ है कि जैसे ये यहाँ पर लोड लग रहा है और इससे 2 मीटर डेप्थ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो जेड वो डेप्थ है जहाँ पर पॉइंट पी लोकेटेड है। तो इस फॉर्मूले में आई बी की ये वैल्यू होती है, आर को यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 पाई, ये होता है 0.4775 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है और इसका भी यूज हो सकता है या फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये आई बी की फॉर्म में भी याद रखो तो बेटर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो कि ये कंसेप्चुअल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रेस पूछा है तो लोड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ जेड की पावर 1/2 है, इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 249 में दिया है कि वेस्टगार्ड एनालिसिस है ये किसके लिए यूज करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने बूसिनेस वाला फॉर्मूला देखा वो होमोजेनियस सॉइल्स के लिए डिराइव किया हुआ फॉर्मूला था, बट एक्चुअल में फील्ड में होमोजेनियस सॉइल की कंडीशन नहीं होती है, वहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल है वो होमोजेनियस नहीं होता है, वहाँ पर क्ले की लेयर्स होती हैं और बीच बीच में सैंड होता है। तो ये एक्चुअल कंडीशंस को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसके अजम्पशंस हैं ये यहाँ पर फुलफिल नहीं होते हैं बूसिनेस के। तो वेस्टगार्ड ने दूसरा फॉर्मूला दिया और उन्होंने एज्यूम किया कि जो हॉरिजॉन्टल थिन शीट्स वहाँ पर कुछ प्रेजेंट हैं जो कि रिजिड है और वो सैंडविच्ड हैं एक होमोजेनियस सोइल मास में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सोइल थी वहाँ पर। तो वेस्टगार्ड जो एनालिसिस जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रेटिफाइड जो सॉइल्स है उनके लिए बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो एनालिसिस किया, जो फॉर्मूला डिराइव किया, उसमें जो मटेरियल लिया था वही लिया था कि थिन शीट्स हैं तो ये क्ले को रिप्रेजेंट कर रही हैं और बीच में होमोजेनियस सोइल मास है जो कि सैंड है और ये इलास्टिक मीडियम है सेमी इनफाइनाइट एक्सटेंट का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 250 में दिया है कि टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई है, ये इक्वेशन किसने दी थी। तो इसको मोहर कोलाम थ्योरी बोला जाता है। फर्स्ट ये प्रपोज की थी कोलाम ने 1776 में और बाद में मोर ने इसको थोड़ा और जनरलाइज किया और अभी ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड थ्योरी है। तो पहले किसने दिया था इसको, कोलाम ने, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 251 में दिए है कि सोइल की इफेक्टिव पार्टिकल साइज है उसको किससे डिनोट करेंगे। तो D10 है, इफेक्टिव पार्टिकल साइज भी बोलते हैं इसको, और ये रिप्रेजेंट करता है वो पार्टिकल साइज सीव की जिससे कि 10% पार्टिकल्स पास होते हैं, वो सीव साइज जिससे ओनली 10% ऑफ द पार्टिकल्स पास होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि 10% ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो उस सीव साइज से फाइनर है। तो ए आंसर हो जाएगा D10। क्वेश्चन 252 में पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है वो किससे डिनोट करते हैं। तो ये होता है D स्क्वायर 30/D60/D10। और याद रखने के लिए अगर ज़्यादा आपको इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होता हो तो आप इनको इस तरीके से लिख लो ऑर्डर में, 10 फिर बीच में आ गया 30 D60, तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और स्टार्टिंग एंड वाले
मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और एक वेल ग्रेडेड सोइल होती है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच में। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था मैंने, D10 मतलब 10% है वो पार्टिकल्स है वो फाइनर है इससे, उसी तरीके से D30 मतलब 30% पार्टिकल्स हैं वो सीव साइज से फाइनर है। D10 और D16 भी सेम उसी तरीके से होंगे। तो सी हो गया आंसर। क्वेश्चन 253 में दिया है कि एक सॉइल है, उसके वाटर कंटेंट में अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में भी रिडक्शन होगा। तो सॉइल है वो कौन सी स्टेट में है? तो ये इनिशियली वाटर कंटेंट 0 है और ये वाटर कंटेंट एट सेचुरेशन है। इसके बीच में सॉइल होती है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते हैं, सॉइल का मास इंक्रीज होता है, या हम कह सकते हैं उसका वेट इंक्रीज होता है, बट उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वाटर है वो वॉइड्स में जा रहा है, तो वाटर कोई अलग से वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। वहाँ पर जिन वॉइड्स में पहले एयर थी वहाँ पर अब वाटर ऐड कर दिया हमने। तो सॉलिड स्टेट में तो कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम। उसके बाद सेचुरेशन के बाद जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है वो भी इंक्रीज होता है। तो इसमें ये सॉलिड स्टेट थी, इंक्रीज करते जाते हैं वाटर, तो पहले सेमी सॉलिड स्टेट आती है, फिर प्लास्टिक स्टेट आती है, फिर लिक्विड स्टेट आती है, और तीनों में ही ये इंक्रीज होता है वाटर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम में। तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 254 में पूछा है कि फाइन सॉइल्स है उनकी हम प्लास्टिसिटी कौन से मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो तीनों ही मेथड होते हैं इसके, और फील्ड टेस्ट हैं तीनों। डायलेटेंसी टेस्ट में क्या होता है कि हम अपनी पाम में कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल लेते हैं, मोइस्ट सॉइल लेते हैं, और उसको दूसरे हैंड से ऐसे टकरा टकरा के उसको हिलाते हैं। तो उसमें कितना जल्दी सरफेस पे वाटर अकर होता है। वाटर अगर सरफेस पे आएगा तो एक शाइनिंग अपीयरेंस आएगी, और उसको स्क्वीज करेंगे तो वो वापस से डिसअपियर हो जाएगा। तो ये शाइनिंग अपीयरेंस आना और वापस से डिसअपियर हो जाना, ये कितना क्विकली हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने फाइनल पार्टिकल्स हैं उसमें, या कितनी अच्छी प्लास्टिसिटी है उसकी। दूसरा होता है टफनेस का। उसमें हम सेम मोस्ट सैंपल जो पिछले टेस्ट में लिया उसको लेते हैं और उसको बार बार रिमोल्डिंग करते हैं, तो क्या उसमें मॉइस्चर रिमूव होता है, और जब तक वो पुट्टी है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं गेन कर लेता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। और कितना टाइम उसको ड्राई होने में लग रहा है ये डिपेंड करेगा कि प्लास्टिसिटी कितनी है सॉइल की। और रिमोल्डिंग कैसे करते हैं? इसको एक 3 mm के डायमीटर के थ्रेड की फॉर्म में करते हैं, फिर थ्रेड को फोल्ड करते हैं, फिर वापस से रिरोल करके 300 mm की डायमीटर की शेप में करते हैं। तो इस तरीके से हीट ऑफ हैंड के कारण जो इवोपोरेशन होगा वाटर कंटेंट उसे डिक्रीज होता रहेगा, और कितना टाइम उसमें लग रहा है पुट्टी की कंसिस्टेंसी में लाने में, वो रिप्रेजेंट करने का प्लास्टिसिटी को। थर्ड है ड्राई स्ट्रेंथ। तो हमने जो सॉइल सैंपल लिया हुआ है उसको हम कम्प्लीटली ड्राई करते हैं, या तो एयर ड्राई करते हैं या सन ड्राइंग करते हैं, या फिर ओवन ड्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्रम्बल करते हैं, वापस फिंगर्स के बीच में लेके उसको क्रम्बल करते हैं और उसको पाउडर बना देते हैं। तो इसमें हमें कितनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है? अगर क्ले है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, अगर फाइन सॉइल्स है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा फाइन सॉइल्स जैसे क्ले है तो उस केस में हो सकता है कि हम फिंगर से फोर्सेस लगा के उसको पाउडर फॉर्म में ना भी कन्वर्ट कर पाए। तो इस तरीके से हम प्लास्टिसिटी है उसका एक आइडिया हमें मिल जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन 255 में दिए है कि पार्शली सेचुरेटेड सॉइल है उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो पार्शली सेचुरेटेड सॉइल होती है 3 फेज होती है, इसमें सॉलिड्स भी होते हैं, सॉइल सॉलिड्स, वाटर भी होता है और एयर भी होती है। फुली सेचुरेटेड सॉइल है ये 2 फेज सिस्टम है जिसमें सॉइल सॉलिड्स हैं और वाटर है। और ओवन ड्राइड सॉइल भी एक 2 फेज सिस्टम है, उसमें सॉइल सॉलिड्स है और एयर है, वाटर वहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 256 में दिया है कि बल्क डेंसिटी रो है, वाटर कंटेंट W है, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? तो ये तो मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ अभी तक फॉर्मूला। सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 257 में दिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो ड्राई डेंसिटी की, उसको हम किससे रेफर कर सकते हैं? तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट है, उसके ऊपर सोइल की मैक्सिमम डेंसिटी कब पॉसिबल है कि वहाँ पर सोइल सॉलिड्स है, एयर है और वाटर है। तो वाटर कंटेंट तो हमें फिक्स रखना है, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। हम इसको रिमूव कर देते हैं कि हम सॉइल को इतना कॉम्पैक्ट करें कि उसमें सारे के सारे एयर के वॉइड्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। तो क्या होगा? अब सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है, क्योंकि जिन वॉइड्स में एयर थे उनको हमने खत्म कर दिया कॉम्पैक्ट कर करके। तो अब सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड कंडीशन में आ गई है, या हम कह सकते हैं कि 0 एयर वॉइड्स की कंडीशन में है।
तो इसलिए इसको ड्राई डेंसिटी, सैचुरेशन ड्राई डेंसिटी या जीरो एयर वॉइड्स भी बोला जाता है। और ये वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है जीरो एयर वॉइड्स लाइन को। मतलब ये अगर वाटर कंटेंट यहाँ पर कुछ है W1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इस ग्राफ पे जो वैल्यू आएगी वो थ्योरेटिकली उसकी मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी है। प्रैक्टिकली ये नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ओनली एयर वर्ड्स को हम कॉम्पैक्ट करके कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन 258 में दिया है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है GS रो W अपॉन 1 प्लस WGS, ये एक्सप्रेशन किसके लिए यूज करते हैं? तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है जीरो W प्लस SE इंटू रो W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। एस यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, और अगर हम कोई स्पेशल केस लें कि सॉइल है वो फुली सेचुरेटेड है तो S की वैल्यू 1 हो जाएगी, और SE इज इक्वल टू WG होता है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा WG। सेचुरेटेड सॉइल के लिए बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा G रो W प्लस SE रो W अपॉन 1 प्लस WG। यहाँ पर ये टर्म डिनोट कर रही है मास ऑफ सॉलिड्स को, ये मास ऑफ वाटर को डिनोट कर रही है, ये वाली टर्म वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को डिनोट कर रही है, और ये वाली टर्म डिनोट कर रही है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को। अब अगर हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है एक सॉइल की जो कि इनिशियली सैचुरेटेड थी, तो नीचे जो VS और VV है ये तो सेम रहेगा। जब हम ड्राई डेंसिटी निकालते हैं तो वहाँ पर मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम आता है, तो ये वाली टर्म है ये तो सेम रहेगी। ऊपर वाली टर्म में जो MW वाला है वो ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑन ड्राइड सॉइल है, अब इसमें जो मॉइस्चर था वो इवोपोरेट हो चुका है। तो ड्राई डेंसिटी में ऊपर सिर्फ हम सॉलिड्स का मास लेते हैं, तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी जीरो W अपॉन नीचे रहेगा 1 प्लस WG। तो ऑप्शंस में से ड्राई डेंसिटी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 259 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ए में दिया है कि ड्राई डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है ऑप्टिमम वाटर कंटेंट पे। तो ऐसा ग्राफ होता है ये ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में, इस तरीके से मैक्सिमम आता है उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है। बी में दिया है कि वाटर कंटेंट की अगर वैल्यू लो होगी तो सॉइल स्टिफ रहेगी, तो ये OMC है। इससे इधर की साइड अगर हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे तो सॉइल स्टिफ होगी। पार्टिकल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होगा। अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर वहाँ पे एक लुब्रिकेटिव की तरह एक्ट करेगा, और मूवमेंट है जो पार्टिकल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको स्मूथ कर देगा। सी में दिया है कि हाई वाटर कंटेंट पर ड्राई डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी अगर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो ये OMC है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं तो ड्राई डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि अब जहाँ पर सोइल के पार्टिकल्स थे उनको रिप्लेस कर करके वाटर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि वाटर हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो जो वर्ड्स में वाटर जा सकता था उसके अलावा सोइल के पार्टिकल्स को भी रिप्लेस कर रहा है वाटर, तो इसलिए डिक्रीज होता है। डी में दिया है कि एक एयरलेस सोइल है वो उसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी ड्राई डेंसिटी की किसी गिवन वाटर कंटेंट पर। तो ये सोइल है, इसमें सोइल मास होता है, इसमें वाटर होता है और एयर होती है। ये सोइल सॉलिड्स है, वाटर है, एयर है। अब अगर हम इसको इस तरीके से कॉम्पैक्ट कर दें कि इसका वाटर कंटेंट तो इतना ही रखें, बट ये सारे एयर वर्ड्स हैं इनको ख़त्म कर दें कॉम्पैक्ट कर करके, तो वो थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है ड्राई डेंसिटी की। तो डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 260 में दिया है कि जीरो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा वो कहाँ पर होगा। तो ये ग्राउंड सरफेस है जैसे, इसके नीचे ये वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल जो पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। इससे नीचे फिर जैसे जैसे हम ज़्यादा डेप्थ पे जाते हैं प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि ये सोइल सेचुरेटेड है। और फिरेटिक सरफेस भी वो सरफेस होती है जिस पर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। जैसे ये कोई अर्थन डैम है, इसमें ये एक लाइन है जिसको टॉप फ्लो लाइन बोल रहे हैं, मतलब इससे नीचे की सोइल सेचुरेटेड है, ऊपर की सोइल अनसेचुरेटेड है, और इस तरीके से इधर हाई हेड है, तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है। टॉप फ्लो लाइन है वो ये है, तो इसको फिरेटिक लाइन बोलते हैं, और इस पर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो सी और डी दोनों ही करेक्ट है, तो ई आंसर होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।